हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। हमारे जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है उसमें थी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, और जो लेक्चर 3 और 4 हैं ये हैं मेनली हमारे किसके क्वेश्चंस? ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये मेनली क्या है, 3rd और 4th जो लेक्चर है ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप है, मतलब इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं है। तो जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि इसमें आपको ज़्यादातर जो है वो फैक्ट्स ही याद करने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, अगर आपने जाके नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो हमने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने घर में जितने भी लोग हैं उन सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स। और आपको क्या करना है, केवल और केवल करना है कि आपको सबसे पहले वीडियो पोस्ट करनी है, इसका आंसर अपना खुद लगाना है जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, और उसके बाद उसका आंसर देखना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मतलब जो हार्ड कॉपी लेके और उसको खरीद के और तब उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मिनिमम पैसों में ये मान लो कि आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको केवल एक क्या जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है केवल वीडियो देखने के लिए, और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो केवल और केवल आपको बस इतना ही करना है, केवल और केवल आपको वीडियो पोस्ट करनी है, उसका आंसर लगाना है। मेन चीज क्या है, टेस्ट सीरीज करने का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ, और वही हमारा टारगेट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ। हमारे चैनल पे कम से कम आपको हर एक जितने भी देखोगे कम से कम 1000 2000 कितने आप क्वेश्चन देखना चाहते हो वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है इसमें कि डिफरेंट वेरियस कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। तो ये क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसे ही इंडिया में कौन सा स्टेट था? ओडिशा, जहाँ पे बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता था। सेकंड है अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड गोल्ड्स। ये तो सबको पता होगा कि अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायमंड और गोल्ड्स का प्रोड्यूसर है। थर्ड है अंटार्कटिका डज नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इन कमर्शियल क्वांटिटीज। ये बोल रहा है कि जो अंटार्कटिका है वहां पे मिनरल डिपॉजिट की कमर्शियल क्वांटिटीज में प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वहां पे तो अंटार्कटिका में तो कमर्शियल प्रेजेंस है किसकी, अंटार्कटिका में, मतलब मिनरल्स की। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई भी मतलब मिनरल्स पाए ही नहीं जाते। लेकिन हाँ ये है कि जब अंटार्कटिका ट्रीटी हुई, जब मैंने बताया था कि अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। जो अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी उसमें क्या था, उसको डीमिलिटराइज जोन बनाना, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केवल रखने के लिए वो जोन बना दिया गया था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी कि वहां पे कोई भी मिनरल नहीं मिलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए। और मेनली जो डायमंड्स मिलते हैं अफ्रीका में वो मेनली कहाँ पे मिलते हैं, याद रखना, बोट्सवाना में मिलते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। बोट्सवाना में मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, बोट्सवाना, ठीक है। इसका आपने देख ही लिया। तो बस यही चीजें हैं कुछ आपको जो देखनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं कि ये अंटार्कटिका जो है, 1 सेकेंड, तो ये देखिए, ये है हमारा कौन सा मैप? ये है हमारा किसका? अंटार्कटिका का मैप, ठीक है। मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें यही मैप है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये टोटल अंटार्कटिका का अगर मैप है तो ये देखो यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। और मेन चीज यहाँ पे क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन है, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे भी साउथ पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। और यहाँ पे कौन सा ऊपर कौन सा है? साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें डिफरेंट सीज पाए जाते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेडल सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रोन आइस शेल्फ से, कौन सा शेल्फ है यहाँ पे? रोन आइस शेल्फ, याद रखना, रोन आइस शेल्फ जो है वेडल सी का, वहां से A76 जो आइसबर्ग था वो टूट गया था, ठीक है। वो टूट गया था, इसीलिए ये न्यूज में था। A76 आइसबर्ग रोन आइस शेल्फ से टूटा था, वेडल सी में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेडल सी में और क्या क्या पाया जाता है? कौन सा शेल्फ? ब्रंट आइस शेल्फ, ठीक है। ब्रंट आइस शेल्फ भी यहीं पे पाया जाता है, रोन आइस शेल्फ यहाँ पे पाया जाता है, और एक ये जो भी है फिल्चर आइस शेल्फ भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। फिल्चर आइस शेल्फ भी यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद जो आइलैंड्स है जैसे कि एनवर आइलैंड, ग्राम लैंड, ठीक है, साउथ शेटलैंड आइलैंड, ये सारे, साउथ ओकने आइलैंड, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? और कल शेटलैंड और ओकने कल हमने देखे थे नॉर्थ सी के आसपास, ठीक है। नॉर्थ सी के आसपास एक बार जाके देखना, जो हमने कल का लेक्चर करवाया हुआ उसमें नॉर्थ सी में जो कुछ आइलैंड्स थे, ओकने आइलैंड्स और शेटलैंड आइलैंड नॉर्थ सी में हमने देखे थे। और ये अब कहाँ पे आ गए हमारे, अभी हमारे कहाँ पे आ गए हैं? अभी हमारे आगे हैं यहाँ पे साउथ अंटार्कटिका में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पैसेज है? डायरेक्ट पैसेज, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा सी? देखो सीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
बेलिंगस्टोन सी, ठीक है, अमुंडसन सी, उसके बाद रोस सी, सबसे इंपॉर्टेंट है रोस सी और वेडल सी, ठीक है। वेडल सी हमने देख लिया, रोस सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोस सी में एक सबसे बड़ी आइस शेल्फ है जिसको बोलते हैं रोस आइस शेल्फ। यहाँ पे थी रोन आइस शेल्फ, यहाँ पे रोस आइस शेल्फ, याद रखना है इसको, ठीक है। इसको क्या करना है, याद रखना है, रोस आइस शेल्फ, ठीक है। उसके बाद साउथ पैसिफिक आइलैंड है, यहाँ पे ड्यूमोंट डी सी है जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेविस सी है। ऐसे ही आपको जितने भी ये सी है ये सारी क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्मरी आइस शेल्फ कहाँ पे है, तो ये सारी शेल्फ जो चीजें हैं ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। मेन चीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज यहाँ पे पाई जाते हैं, यहाँ पे रोस सी, वेडल सी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पैसेज कहाँ पे है, अमुंडसन सी, बेलिंगसन सी, ठीक है। तो ये सारे ही सीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायरेक्ट पैसेज है ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ शेटलैंड आइलैंड, साउथ ऑर्कले आइलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अंटार्कटिका, ये हमारा क्या हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया हमारा साउथ पोल और ये हो गया साउथ पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं क्या अपने मेन क्वेश्चन पे। ये मेरे को बताना था किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में। तो हमारा अंटार्कटिका के बारे में हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है कि ट्राइब और रीजन की, ये कौन से ट्राइब कौन से रीजन में पाई जाती है। सबसे पहले याकुत, सेकंड है समोयड्स, फिर है तुआरेग्स। तो कौन से में पाई जाती हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी याकुत्स। याद रखना याकुत्स कहाँ पे पाई जाती है, साइबेरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती हैं, साइबेरिया में याकुत्स पाई जाती हैं। याकुतिया ट्राइब भी इसको बोलते हैं, ठीक है, रशिया की। तो ये कोंगो बेसिन में नहीं पाई जाती हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फिर है सेमोयड साइबेरिया, ये स्टेटमेंट सही है। सेमोयड्स कहाँ पाई जाती हैं, साइबेरिया में ही पाई जाती हैं। थर्ड है टुआरेग्स, टुआरेग्स जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, सहारा में पाई जाती है, याद रखना। टुआरेग्स कहाँ पे पाई जाती हैं, सहारा में तुआरेग्स पाई जाती हैं, ठीक है। तुआरेग्स कहाँ पाई जाती है, सहारा में पाई जाती हैं। कैमल राइडर्स होते हैं, मेनली ये ग्रास, जरीबा ग्रास में ही रहते हैं, ठीक है। और कोंगो बेसिन में तो एक कोंगो जो बेसिन है वहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं। कोंगो बेसिन में पिग्मीज पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती हैं, पिग्मीज जो है वो कोंगो बेसिन में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की कौन सी ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 52 का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 53 पे। हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बताना है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क इन फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में जो वर्ल्ड है उसने 1 बिलियन पॉपुलेशन जो थी वो क्रॉस कर ली थी। अगर आप ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें ये स्टेटमेंट आएगी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन मार्क क्रॉस करी थी, कब, फर्स्ट में 19th सेंचुरी के, ना कि 17th सेंचुरी के। यहाँ पे कौन सी 17 है, कौन सी सेंचुरी है, 19th सेंचुरी में उसने करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है एट प्रेजेंट अफ्रीका हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स की। आज के समय में जो अफ्रीका है वो उसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अफ्रीका का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, जैसे कि अगर सबसे ज्यादा अफ्रीका, तो उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा ओशनिया। कौन सा आता है, ओशनिया। उसके बाद आता है हमारा एशिया, ठीक है। उसके बाद आता है एशिया, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद आता है हमारा यूरोप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूरोप। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो ग्रोथ रेट है जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस हिसाब से चलता है। और आज की जो करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है, 8 बिलियन के आसपास। कितनी है, 8 बिलियन के आसपास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली बी, ठीक है, ओनली बी। और फर्स्ट स्टेटमेंट को किसमें क्या है, रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोलता है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, IUCN और कौन मिलकर निकालता है, याद रखना। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, IUCN और UNEP। कौन निकालता है, IUCN और UNEP, ये दोनों मिलकर निकालते हैं क्या, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, इसमें क्या बताया जाता है कि हमने गोल सेट किए थे 2010 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्या वो हम फुलफिल कर रहे हैं उन टारगेट्स को कि नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कि मतलब कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी पे जो हमने 2010 में टारगेट्स लिए थे, 2010 से लेके 20 तक के जो टारगेट्स लिए थे, क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये UNCBD की बात करें, ये कब आई थी, 1993 में फोर्स में आई थी, ठीक है। कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी क्या है, लीगली बाइंडिंग है, यस। ये क्या है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। कौन सी ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्या इंडिया ने रेटिफाई किया है इसको, यस, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे है, याद रखना, इसका सेक्रेटरीट है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। उसके बाद किसके अंडर काम करती है, ये UNEP के अंडर काम करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर ये काम करती है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। और मेनली स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर बायोडाइवर्सिटी को ऐसे टारगेट्स कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो 2010 से लेकर 20 तक के हमने अपनाए थे, ठीक है। तो वो अगर वो हमारे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसलिए मेनली ये प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट निकाली जाती है। तो IUCN और UNEP मिलकर दोनों इसको निकालते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आ जाते हैं कुछ पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 हमें क्या बोलता है, मिनरल रिच रीजन, और हमें कंट्री बतानी है कि कौन से मिनरल रिच रीजन में कौन सी कंट्री में पाया जाता है। सबसे पहले रूहर, पिट्सबर्ग, शेफील्ड। तो ये कौन कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं, तो याद रखना जो रूहर है वो जर्मनी में ही पाया जाता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पिट्सबर्ग जो है वो USA में ही पाया जाता है और शेफील्ड जो है वो UK में ही पाया जाता है, ठीक है। ये UK में ही पाया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिनरल रिच रीजन है वर्ल्ड के, वो देखने, ठीक है। ह्यूमन जो ज्योग्राफी उसमें जाके देखने हैं आपको।
56 है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, वो भी इंडिया के। फर्स्ट है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इज ऑक्युपाइड बाय सीरियल्स इन इंडिया, कि मोर देन हाफ जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया का उसको सीरियल्स रखते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोर देन हाफ मतलब अप्रोक्स 54% जो एरिया है, अप्रोक्स 54% जो एरिया है टोटल क्रॉप्ड एरिया का, उसमें सीरियल्स होते हैं। और वो भी किसमें बटे होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं फूड ग्रेन्स, ठीक है, कुछ होते हैं फूड ग्रेन्स, कुछ होते हैं कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। फूड ग्रेन्स में भी जैसे कि पैडी वीट सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, और उसके बाद कोर्स ग्रेन्स में ज्वार बाजरा मेज ये सारी चीज़ें उगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि यस ये सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। सेकंड है एरिया अंडर वीट कल्टिवेशन इज हायर देन एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन, ये बोल रहे हैं कि वीट कल्टिवेशन के अंडर जो एरिया है वो राइस कल्टिवेशन से ज़्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है, याद रखना है, राइस कल्टिवेशन के जो अंडर एरिया है वो क्या है हमारा, ज़्यादा है, ना कि वीट कल्टिवेशन के अंदर। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारा अप्रोक्स 20% जो एरिया है वो किसके अंडर है, हमारा राइस कल्टिवेशन के अंडर है। और अगर वीट कल्टिवेशन की बात करें तो अप्रोक्स जो हमारा अप्रोक्स कितना एरिया हमारा है, 14% के आसपास जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है वो उसके वीट कल्टिवेशन में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारा वीट कल्टिवेशन के अंडर जो एरिया है क्रॉप्ड एरिया वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, सॉरी राइस कल्टिवेशन के अंडर जो एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीट कल्टिवेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए आपको, ये पता भी होनी चाहिए। तो ये आपका ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 क्या बोलता है, 8 सेक्स पिरामिड के बारे में बताना है। सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैव ट्रायंगुलर पिरामिड विद वाइड बेस। ये बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है वाइड बेस के साथ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या करती है, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। फिर आते हैं बेल शेप पिरामिड, क्या होता है, जब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है, बिल्कुल मतलब ये जैसे कि मान लो ये ऐसा है और फिर मान लो थोड़ा सा ऐसा हो गया, फिर मान लो थोड़ा सा ऐसा हो गया, और उसके बाद मतलब फिर ऐसा, और फिर मतलब ऐसे मान लो बेल शेप पिरामिड। इसमें क्या होगा, यस मतलब जितनी डेथ हो रही है उतनी बर्थ हो रहे हैं, तो बेल शेप पिरामिड पॉपुलेशन कांस्टेंट को अप्रोक्स दिखाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड है कंट्रीज जो जापान जैसी होती है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका नैरो पिरामिड बेस होता है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। याद रखना फर्टिलिटी तो वहाँ पे कम हो जाती है, पॉपुलेशन की कम ग्रोथ करते हैं, और जो एजड पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, उनका जो पिरामिड का बेस है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, वो भी करेक्ट होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए मतलब डी, ठीक है। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे पिरामिड्स जो हैं वो आपको देखने होंगे 8 सेक्स पिरामिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 58 पे। मैग्नीज के बारे में बताना है, किसके बारे में, मैग्नीज के बारे में। फर्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेरो एलॉयज को बनाने में क्या होता है, मेनली इसका यूज होता है। सेकंड है दी मैग्नीज डिपॉजिट आर मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम, तो मैग्नीज के मेनली डिपॉजिट कहाँ पे पाए जाते हैं, धारवाड़ जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है उड़ीसा प्रोड्यूसेस द मोस्ट मैग्नीज इन द कंट्री, उड़ीसा सबसे ज्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में मैग्नीज के आफ्टर जिम्बाब्वे। ठीक, रिजर्व की बात करें तो इंडिया में कौन से लार्जेस्ट रिजर्व है, याद रखना सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है किसके, मैग्नीज के आफ्टर जिम्बाब्वे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और प्रोडक्शन इंडिया में कितना, कौन सा लार्जेस्ट होता है, 5th लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, 5th लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन रिजर्व क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सा, सबसे बड़ा स्टेट बता दिया अभी, उड़ीसा इसका सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट है। उड़ीसा में भी कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे कि बोलंगीर, बोनाई, केंदुझार, कोरापुट, कालाहांडी, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं जो मेनली जिसमें वो जो होता है उड़ीसा में प्रोड्यूस किया जाता है, मेनली ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद अगर बात करें मेजर प्रोड्यूसर्स, देखो ये तो हो गया हमारे उड़ीसा में जो मेजर प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद कुछ जगह हैं जो कर्नाटका में मेजर प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे है, ये जो है वो कर्नाटका में भी प्रोड्यूस होता है मैग्नीज। तो कर्नाटका में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मेन है, जैसे कि धारवाड़, ठीक है, अभी देखा धारवाड़। उसके बाद अगर देखिए बल्लारी, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। उसके बाद बेलागवी, ठीक है, बेलागवी। उसके बाद है शिवमोगा, ठीक है, नॉर्दर्न कैनेरा, कुदेरमुख, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तुमाकुरु, ठीक है। ये सारे कहाँ पे हैं, ये चित्रादुर्ग, ठीक है, चित्रादुर्ग। उसके बाद चिकमंगलुरु, तो ये सारे कहाँ पे, ये कर्नाटका में जगह है जहाँ पे ये मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी कौन सी जगह, महाराष्ट्र वाली जगह। महाराष्ट्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि नागपुर हो गया, बांद्रा हो गया, रत्नागिरी हो गया, चंद्रपुर हो गया। तो ये सारी जगह कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि दुर्ग हो गया छत्तीसगढ़ में, दुर्ग और बेलाडीला,
दुर्ग और बेलाडीला ये कहाँ पे पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, जब आप मैग्नीज में पढ़ोगे तो ये सारी जो जगह हैं वो आपको पता होनी चाहिए मैप में, ये कहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए एनसीईआरटी में मैप भी दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन इन जगह से आ जाता है तो वो क्या होगा, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होगा, आपको वो मैप जाके देखना है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। बिजिएस्ट वर्ल्ड ट्रेड रूट के बारे में बताना कि बिग ट्रंक रूट किसका पार्ट है। तो याद रखना, बिग ट्रंक जो रूट है वो किसका पार्ट है? वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। किसका? नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। क्यों नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है ना, नॉर्थ ईस्ट अमेरिकन रीजन और नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है उसको कनेक्ट करता है, ये हाईली डेवलप्ड रीजन है वर्ल्ड के, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन है ये वर्ल्ड के, और अप्रोक्स 1/4 जो वर्ल्ड का फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ से पास करता है। तो इसीलिए इसको बिग ट्रंक रूट या फिर बिगेस्ट वर्ल्ड रूट भी बोला जाता है। तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन must be fulfilled for a super blood moon to occur which was observed recently। सुपर ब्लड मून के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट द मून मस्ट लाई कंप्लीटली विद इन द उम्रा रीजन ऑफ अर्थ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उम्रा रीजन में सबसे पहले मून होना चाहिए। उम्रा रीजन मान लो ये अर्थ है और ये मून है, तो ये ऐसे जो है ये उम्रा रीजन में होना चाहिए। ये है अर्थ का उम्रा रीजन, ठीक है। ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ के उम्रा रीजन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ये होता है पैरा उम्रा, पर उम्रा, और ये होता है उम्रा रीजन। तो उम्रा रीजन के अंदर जो है ये होना चाहिए सबसे पहले, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द मून एंड अर्थ मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल। और मून और अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और तो मून और अर्थ जब क्लोजेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेरिजी, उसको क्या बोलते हैं? पेरिजी। फिर थर्ड है इट मस्ट बी ए फुल मून नाइट। और वो क्या होनी चाहिए? एक फुल मून नाइट होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ये क्या होनी चाहिए? पूरी फुल मून नाइट होनी चाहिए, ठीक है। फुल मून नाइट होनी चाहिए। तो ये बस यही चीजें हैं कि जो सन मून और जो सन मून क्या है, मून एंड अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होनी चाहिए। मून जो है वो उम्रा रीजन में होना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? फुल मून नाइट होनी चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, ब्लड मून तभी होता है जब अर्थ का मून टोटल लूनर एक्लिप्स में होता है। टोटल लूनर एक्लिप्स में होता है तभी क्या होता है? ब्लड मून होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब सन की रेज मून तक नहीं पहुंच पाती, जब सन की रेज मून तक नहीं पहुंच पाती तब ऐसा होता है सुपर ब्लड मून, ठीक है। सुपर ब्लड मून कब होता है? जब सन की रेज उस तक नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब फुल मून पे होता है ये। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हमें बताना है कि पुश फैक्टर्स कौन से हैं माइग्रेशन के। इसमें क्या बोल रखा है? पुश फैक्टर्स कौन से हैं माइग्रेशन के, वो बताना है। देखो, एक होते हैं पुल जो हमें खींचते हैं कहीं आने के लिए, और एक होते हैं पुश जो हमें धक्का देते हैं वहां से निकलने के लिए। तो डिजास्टर अगर वहां पे होगा तो बिल्कुल वहां से लोग निकलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क। अब एक चीज देखो, अगर वहां पे कहीं पे भी अगर अवेलेबिलिटी है वर्क की तो वहां से लोग क्यों जाएंगे? तो ये क्या हो गया? ये पुल फैक्टर हो गया, पुश फैक्टर तो नहीं है। थर्ड है पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी है तो वहां से भी लोग निकलेंगे। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ये यहाँ से भी लोग निकलेंगे, और लोग कंफ्लिक्ट अगर हो रहे हैं तो वहां से भी लोग निकलेंगे, ठीक है। तो वो सारे सेकंड को छोड़ के सारे ही जो फैक्टर्स है वो कौन सा है? पुश फैक्टर है। सेकंड वाला कौन सा है? पुल फैक्टर है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। इसका आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या बोलता है? वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द वाटरशेड। बिल्कुल कंजर्व करना है, रीजनरेशन करना है, जुडिशियस यूज करना है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटरशेड में उनका। सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वाटरशेड मैनेजमेंट का। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। वाटरशेड मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं, पानी को कंजर्व करना, ठीक है, चाहे वो सरफेस हो चाहे ग्राउंड वाटर हो। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हेलो क्लास्टिक क्या होता है? देखो, हेलो क्लास्टिक क्या होता है? याद रखना, जब रॉक की वेदरिंग सोल्ट क्रिस्टल्स की ग्रोथ से होती है उसको बोलते हैं क्या? हेलो क्लास्टी। उसको क्या बोलते हैं? हेलो क्लास्टी। रॉक वेदरिंग ट्रिगर्ड बाय ग्रोथ ऑफ सोल्ट क्रिस्टल्स, उसको क्या बोलते हैं? हेलो क्लास्टी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 64 पे। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? एक होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक होती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और काफी इसमें इंपॉर्टेंट यूज होता है टोटल जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट जो कल्टीवेबल एरिया होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल डेंसिटी उसको बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल डेंसिटी। और ये क्या होगी? हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होगी? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। और टोटल पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखना, आज आइए देखो ये भी आ सकती है, आज हमसे ये पूछ लिए, कल हमसे एग्रीकल्चरल डेंसिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? हमें आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेंड टू प्रमोट ए हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए रीजन। किसी भी रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा कब होगी? रिवर वैली। कहाँ पे होगी? रिवर वैली, बिल्कुल
रिवर वैली में क्या होगी, लोग ज़्यादा जाएंगे। हिल रेंजेस, बिल्कुल हिल रेंजेस में लोग जो है वो ज़्यादा जाना नहीं पसंद करेंगे रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, डिफिकल्ट ये होती है टेरेन में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है, तो वहाँ लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो हाई डेंसिटी वहाँ पे नहीं होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। मिनरल रिच रीजन होंगे, वहाँ पे भी लोग जाएंगे कमाने के लिए। अर्बनाइजेशन में तो अर्बन एरियाज में तो देख ही रहे हो आप कि कितने लोग जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 क्या बोलता है, हमें पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है कि क्रूड पेट्रोलियम अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शरी पीरियड की, जो क्रूड पेट्रोलियम वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है टर्शरी पीरियड की। बिल्कुल सही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्रूड पेट्रोलियम पाया जाता है। सेकंड है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, की वर्ल्ड के हाफ से ज़्यादा जो प्रूवन रिजर्व्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेनली कहाँ पे सेडिमेंट्री बेसिन, अरेबियन वो सेडिमेंट्री बेसिन और ईरानियन सेडिमेंट्री बेसिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियल गल्फ में 2/3 मेनली वहाँ से जो है वो ऑयल जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम जो है उसको और किस नाम से बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से बोला जाता है, या फिर इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से बोला जाता है, ठीक है, लिक्विड गोल्ड के नाम से बोला जाता है। इससे पहले हम दो गोल्ड और करवा चुके हैं, एक व्हाइट गोल्ड, ठीक है, जिस व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता था, लिथियम को, किसको बोला जाता था, लिथियम को। और एक और चीज़ हम करवा चुके हैं, एक और कुछ था, फ्लोटिंग गोल्ड। फ्लोटिंग गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग गोल्ड किसको बोलते हैं, एम्बरगीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बरगीज को बोलते हैं। आप जाके देखना कि एम्बरगीज क्या होता है। मैं पहले टेस्ट सीरीज में जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है उसमें ये करवा चुकी हूँ। अगर आपने जाके नहीं देखी है तो आप हमारी जो जून की वो जाके देख सकते हो। आप धीरे धीरे आपके जो पूरे ईयर के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना मत भूलना, करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। दूसरी चीज़, चलो हमें ये बता दिया कि इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। मेनली ये इनकी जो जगह है ये मेनली कहाँ पे, मतलब मेनली निकाला कहाँ जाता है, जैसे कि एक तो हो गया डिगबोई, ठीक है, डिगबोई फेमस जगह है। नाहर कटिया, क्या है, नाहर कटिया। उसके बाद आता है हमारा मोरान, ये सारी जगह कहाँ पे है, याद रखना, आसाम में। ये सारी जगह कहाँ पे है, आसाम में। उसके बाद आता है हमारा एंकलेश्वर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंकलेश्वर जहाँ पे निकाला जाता है। उसके बाद कलोल, उसके बाद आता है महसाना, उसके बाद आता है नवागांव, कोसंबा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा जो भी है लूनेज। तो ये सारी जगह कहाँ पे याद रखना, ये सारी जगह कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। तो ये सारी जगह पेट्रोलियम के लिए फेमस है। आसाम की जगह फेमस है, और एक मुंबई हाई फेमस है किसके लिए, पेट्रोलियम के रिजर्व्स के लिए। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ पेट्रोलियम के लिए बोली जाती है कि इसके मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसके रिफाइनरी के लिए उसमें 2 टाइप की रिफाइनरी पाई जाती है, क्योंकि पेट्रोलियम को रिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्रूड पेट्रोलियम से जब हम पेट्रोलियम बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। तो 2 टाइप की रिफाइनरी होती है, एक होती है फील्ड बेस और एक होती है मार्केट बेस। जो फील्ड बेस होती है वो होती है जैसे कि एग्जाम्पल उसका डिगबोई जो क्या फील्ड बेस एक रिफाइनरी है। और जो अगर हम मार्केट बेस उसकी रिफाइनरी की बात करें तो वो कौन है, ब्रोनी जो रिफाइनरी है वो क्या है, मार्केट बेस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेट्रोलियम में 2 टाइप की रिफाइनरी होती है, एक फील्ड बेस, एक मार्केट बेस। फील्ड बेस का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में डिगबोई, और मार्केट बेस का दे रखा है ब्रोनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दे आर नोमैडिक ट्राइब हु वंस वेंडर्ड इन सेंट्रल हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। सबसे पहले वो कहाँ पे घूमती थी, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका में वो घूमती थी, ठीक है। दूसरी चीज़ का बोल रहे हैं, बट नाउ मेनली कन्फाइंड टू फ्यू स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिजर्व इन केन्या एंड तंजानिया। अब कहाँ पे मेन है ये, केन्या और तंजानिया में। दी कैटल केप्ट बाई देम आर जेबू कैटल। कैटल कौन सी रखते हैं, जेबू कैटल रखती हैं विद हम्स एंड लोमसोन। कैटल्स आर केप्ट बाई एवरी फैमिली, हर फैमिली रखती है। दे ड्रिंक द ब्लड एज वेल एज मिल्क ऑफ देयर एनिमल। याद रखना, वो खून भी पीते हैं अपने एनिमल्स का और मिल्क भी पीते हैं, लेकिन मीट नहीं खाते हैं, मीट के लिए नहीं मारते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बहुत ही वैसी ट्राइब है। तो याद रखना ये कौन सी ट्राइब है, मसाई ट्राइब। कौन सी ट्राइब है ये, मसाई ट्राइब के बारे में बात चल रही है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कौन सी ट्राइब है, मसाई ट्राइब है जो खून पीते हैं एनिमल्स का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज पिग्मीज है, ये कहाँ पे थोड़ी देर पहले बताई थी, कोंगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कोंगो बेसिन में पाई जाते हैं, इक्वेटोरियल अफ्रीका में। हंटर गैदरर हैं ये, लार्जेस्ट ग्रुप के हंटर गैदरर हैं जो भी वर्ल्ड में बचे हुए हैं। ये भी एस्किमोज, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली बिल्कुल ठंडे इलाकों में, जैसे कि ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। उसके बाद आप बात कर सकते हो नॉर्थ कनाडा, उसके बाद बात कर सकते हो अलास्का, मेनली ये वहाँ पे पाई जाती हैं एस्किमोस। लैप्स या फिर इसको सामीज भी बोलते हैं,
सामीज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सामीज भी इसको बोलते हैं लैप्स को। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्वे से लेके रशिया तक के रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है, नॉर्वे से लेकर रशिया तक के रीजन में पाई जाती हैं। तो ये क्या है? लैप्स। तो ये सारी जो ट्राइब्स हैं इनकी जगह जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जगह पता होगी ना तभी आप काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो तुक्के से कर डालोगे, ठीक है। मेनली आपको मतलब इन सारी चीजों में से आपको चीजें पता ना हो लेकिन रीजन का अगर पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के इम्पैक्ट के बारे में बात करनी कि उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। लोग गाँव से शहरों में जाते हैं तो उसके गलत प्रभाव क्या पड़ते हैं। सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस जाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन में भी और डेस्टिनेशन में भी, बिल्कुल। सेकंड है इंक्रीज एंटी सोशल एक्टिविटीज इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट, बिल्कुल वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं बहुत सारी पॉपुलेशन के कारण। थर्ड है अनप्लैन्ड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, अनप्लैन्ड ग्रोथ हो जाती है सेटलमेंट्स की। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। तो ये सारी चीजें हैं जो एडवर्स इंपैक्ट करती हैं जब लोग वहां पे जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69, करेंसी चेस्ट के बारे में पूछना। देखो करेंसी चेस्ट क्या होता है? आरबीआई है ना, आरबीआई अपना कुछ पैसा, मतलब आपको बताऊं कि आरबीआई क्या करता है, अपने कुछ पैसे को, मतलब जो बैंक्स या एटीएम्स के लिए होता है, जो बैंक्स या एटीएम के लिए जो पैसा होता है उसको किसी चेस्ट में रखता है, ठीक है, उसको किसी स्टॉक्स में, किसी आप मान सकते हो किसी स्टॉक में रखता है, ठीक है। वो जो स्टॉक्स होते हैं मेनली कहाँ पे? डिफरेंट बैंक्स के प्रीमाइसेस में ही लोकेटेड होते हैं, लेकिन वो पैसा मेनली किसका होता है? मेनली उनको एडमिनिस्टर कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लगभग ऑल ओवर द कंट्री हमारे कितने करेंसी चेस्ट हैं? लगभग 4000 के आसपास हमारे करेंसी चेस्ट हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो करेंसी चेस्ट, मतलब आरबीआई जो मनी अपनी रखती है बैंक और एटीएम्स के लिए, उसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। तो ये जो मनी है ये किसकी है? किसकी है? आरबीआई की मनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये मनी आरबीआई की है। दूसरी चीज, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी करेगा वो कौन करेगा? बैंक करेगा। याद रखना, इसकी सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें वो पैसा रखा हुआ है। फर्स्ट, यदि मनी प्रेजेंट इन करेंसी चेस्ट बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिव बैंक, बिल्कुल नहीं, ये मनी किससे बिलोंग करती है? आरबीआई से। दूसरी चीज, सिक्योरिटी ऑफ करेंसी चेस्ट इज सब्जेक्ट ऑफ बैंक इन विच चेस्ट आर सिचुएटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सिक्योरिटी उस बैंक की सिक्योरिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वो चेस्ट सिचुएटेड है। ये स्टेटमेंट भी क्या, ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। अभी मैंने बता दिया सारी चीजें इसके बारे में, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। और अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अराउंड 4 करोड़ जो करेंसी चेस्ट थी उससे पैसे जो थे चोरी हो गए थे एक्सिस बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में थी, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बताना है। नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं। अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले आता था नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 की बात करें वो किस पे है? मतलब गंगा से, मतलब मेनली कहाँ से? प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। कहाँ से लेके? प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है नेशनल वाटरवे 1। फिर आता है नेशनल वाटरवे 2, ये कहाँ पे? सादिया से लेके डुबरी तक है। कहाँ से लेके? सादिया से लेके डुबरी तक है, ठीक है, डुबरी तक है। उसके बाद आता है नेशनल वाटरवे 3, ये कहाँ से? ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, ये केरला में। उसके बाद आता है हमारा नेशनल वाटरवे 4, ये कहाँ पे है? याद रखना, ये काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक है, ठीक है, पुडुचेरी तक है। उसके बाद आता है नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो गोहिनखाली से लेके तलचर तक है। और तलचर जगह कहाँ पे? याद रखना, उड़ीसा में है। तलचर उड़ीसा में है, और जो सिलचर है वो कहाँ पे है? सिलचर जगह है वो कहाँ पे? असम में। और तलचर कहाँ पे? उड़ीसा में, याद रखना है आपको। फिर आता है नेशनल वाटरवे 6। नेशनल वाटरवे 6 कहाँ पे पाया जाता है? लखीपुर से लेके भांगा तक, ठीक है, तो ये पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो नेशनल मेनली वाटरवेज पाए जाते हैं। तो हमसे कौन सा नेशनल वाटरवे पूछा? थर्ड पूछा। तो थर्ड कहाँ पे? कोट्टापुरम से कोल्लम। तो उसमें कौन सी सिटीज आती हैं? तो याद रखना, कोच्चि, अल्लापुझा, कोल्लम, कोट्टापुरम, ये सारी सिटीज उसके बीच में ही आती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम उसके बीच में नहीं आती है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है सी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है? सी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कौन कौन से वाटरवेज पाए जाते हैं वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा जो ये इनलैंड वाटरवेज होते हैं, नेशनल वाटरवेज होते हैं, इनको कौन मैनेज करता है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। कब बनी थी? 1986 में बनी थी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स है नोएडा में। कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स नोएडा में, याद रखना है आपको, ठीक है। और बस यही है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है? वेरियस मिनरल्स के बारे में बात करनी है। मेटालिक मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोडीज, क्योंकि जो मेटालिक मिनरल्स हमें मेनली वेन्स और लोडीज से मिलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कोल मेनली अकर्स एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स, कि जो कोल है मेनली वैली फ्लोर्स में पाया जाता है। आपको पता है कि कोल मेनली कहाँ पे पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, और बहुत ज्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर वो बनता है। जब सरफेस रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है और सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स का रिमूवल होता है तो एक रेसिडुअल मास बच जाता है वेदर्ड मटेरियल्स का, जिसमें क्या होता है? और होता है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है? बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्युमुलेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण कौन सी चीज बनती है? कोल बनता है।
कौन बनता है, ये कोल बनता है इसके कारण। बॉक्साइट मेनली किसके कारण बनता है, बॉक्साइट बनता है कि मतलब सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन हो जाता है और उसके बाद जो सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट है वो हट जाते हैं और फिर उसके बाद जो रेसिडुअल मास बच जाता है वेदर्ड रॉक का, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो केवल और केवल जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स, क्या देते हैं, प्लेसर डिपॉजिट, या फिर उसका नाम क्या है, वैली फ्लोर, या उसका नाम क्या है, वैली फ्लोर। ठीक है, ये सारे नाम है, एलुवियल डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट या फिर वैली फ्लोर उसका नाम है। मेनली इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो कोरोड नहीं होते वाटर से, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ऐसे वाले जो डिपॉजिट्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 क्या बोलता है कि द फिनोमिना ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज देन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी देखा ना हमने थोड़ी देर पहले कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो एज्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड है, डेवलप्ड कंट्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन ड्यू टू रिडक्शन इन बर्थ रेट। बर्थ रेट कम हो गया, इसके कारण क्या है, बच्चे कम हो गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। तो यही तो स्टेटमेंट है, यही तो सही स्टेटमेंट है। और पॉपुलेशन क्या होगी, एजिंग होगी, क्योंकि पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों पे गवर्नमेंट्स ने ज्यादा ध्यान दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में बताना है। द रीजन इज इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ ओलिव्स एंड फिग्स। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मेनली ओलिव्स एंड फिग्स पाए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ओलिव्स एंड फिग्स पाए जाते हैं। विटिकल्चर भी वहाँ का इंपॉर्टेंट वो है। थर्ड है, राइस इज प्रिंसिपल फूड ग्रेन ग्रोन इन रीजन। ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेन फूड ग्रेन कौन सा, व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले मेनली वहाँ पे उगाए जाते हैं, राइस वहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ की प्रिंसिपल फूड ग्रेन नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। HVJ मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन किस किस स्टेट से पास करती है। तो आपका पता होना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा तीनों से पास करती है, लेकिन पंजाब से वो पास नहीं करती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर आ गया ए। ठीक है, फर्स्ट क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन थी ये, और ये कब स्टार्ट हुई थी, 1986 में स्टार्ट हुई थी। और मेनली ये तो आपने देख लिया, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर से ये पास होती है। ठीक है, MP UP मतलब मेन कौन कौन सी स्टेट है, गुजरात, MP, हरियाणा, यूपी की बात करें यूपी भी है इसमें, MP UP, और नेशनल कैपिटल जो दिल्ली की होता है वो दिल्ली से भी पास होती है। तो इन स्टेट से जो ये पाइपलाइन है ये पास होती है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, एज पर द वर्ल्ड्स एवरेज सेक्स रेशियो, वर्ल्ड की एवरेज सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो मोर फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स इन द वर्ल्ड, की वर्ल्ड में ज्यादा फीमेल्स हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। क्या आपको ऐसा लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मेनली जो वर्ल्ड की एवरेज सेक्स रेशियो है वो ज्यादा फेवरेबल किसके लिए, मेल्स के लिए, ना कि फीमेल्स के लिए, क्योंकि 1016 मेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कितने फीमेल्स पे, 1000 फीमेल्स पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड एग्जिबिट ए बेटर सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, कि मोर देन हाफ जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो बेटर सेक्स रेशियो है उनमें उनका। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लगभग 125 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स ज्यादा है पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और सबसे घटिया जो सेक्स रेशियो वो कहाँ पे है, कतर में है। वर्स्ट सेक्स रेशियो 1045 मेल्स पे 1000 फीमेल्स हैं। और उसके बाद सबसे अच्छा कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में कितना है, बेस्ट सेक्स रेशियो है 84.55 मेल्स हैं और कितने फीमेल्स पे, 100 फीमेल्स पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे वर्स्ट कहाँ पे है, सबसे अच्छा कहाँ पे है, और वर्ल्ड का एवरेज का किसका है ज्यादा है, और मोर देन हाफ जो कंट्रीज है वहाँ पे बेटर सेक्स रेशियो है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं 76 पे। पल्सेस के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। सबसे पहले बिल्कुल लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं और नेचुरल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। पल्सेस ऑक्यूपाई नियरली 25% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। टोटल क्रॉप एरिया का अप्रोक्स 25% जो है वो पल्सेस में जाता है। तो अप्रोक्स 20 इसने बोला कि पल्सेस 26% टोटल क्रॉप एरिया जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है ये हमारी रॉन्ग है, क्योंकि ओनली 11% जो एरिया है वो किसके अंदर जाता है, क्रॉप एरिया के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी करेक्ट होगी। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, और मेन चीज क्या है ना, आप बोलोगे मैम ये सारी चीजें फैक्चुअल है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। स्टेट्स और यूटी जिनकी लिटरेसी रेट 90% से अबव है वो हमें बतानी है। तो याद रखना, केरला, मिजोरम, लक्षद्वीप तीनों की है, लेकिन चंडीगढ़ की नहीं है। चंडीगढ़ की जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ज्यादा नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है, टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में बताना है। द टर्शरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। ये जो टर्शरी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं
वो फिजिकल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में और टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करने में नहीं, वो तो सेकेंडरी होगी ना, वो तो सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में होता है, ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग किस में होता है? क्विनरी एक्टिविटीज में होता है। किस में होता है? क्विनरी एक्टिविटीज में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, देख लो, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, तो आंसर आ गया डी। मतलब इसका मतलब सी सही है। वर्कर्स ऑफ क्विनरी एक्टिविटीज को गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी बोला जाता है, क्योंकि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो उन्हीं की होती है। तो आंसर हो गया सी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया सी। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर? कॉफी प्रोड्यूसर सबसे बड़ी कौन है? ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? कर्नाटका। ठीक है। रैंक इंडिया में कितनी है? 10th में से 8th रैंक है इंडिया की कॉफी प्रोडक्शन में। 3 टाइप की कॉफी मेनली इंडिया में उगाई जाती है, अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका। और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी? अरेबिका, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है। और मोर देन 70% कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटका करता है। और कर्नाटका में के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि आप बात करो कोडागू, ठीक है, कोडागू, चिकमंगलुरु और हसन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। और इंडिया में अप्रोक्स वर्ल्ड की कितनी कॉफी होती है? तो याद रखना, इंडिया में वर्ल्ड की अप्रोक्स 3.4% कॉफी इंडिया में होती है। तो अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 82 पे। A76 आइसबर्ग ब्रोक अवे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था A76 आइसबर्ग टूटा था, वो अंटार्कटिका के रोन आइस शेल्फ से टूटा था। तो वहां पे कौन सा सी है? बस यही बताना है कि वो कौन सा सी है। तो वहां पे कौन सा सी है? वेडल सी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सी आज मैंने वहां पे करवाए हैं। अगर आपने नहीं किए तो अब भाड़ में जाओ आप। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है? हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताना। देखो, ये तो बहुत सारी साइट्स हैं, तो इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले एलिफेंटा केव्स, बिल्कुल वहां पे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। गंगा घाट्स इन वाराणसी, ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सी। ठीक है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कभी क्लासिफाई नहीं किया गया, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। पीएम किसान के बारे में बताना। देखो, पीएम किसान एक योजना चलाई है गवर्नमेंट ने, जो क्या है 100% सेंट्रली फंडेड है। ठीक है, क्या है वो? 100% क्या है? सेंट्रली फंडेड स्कीम है, बिल्कुल सही है। मनी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी फार्मर्स को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, बिल्कुल। और लेकिन कितने इंस्टॉलमेंट में? याद रखना, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 6000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो भी कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही देख लेते हैं, हमारा आंसर ही आ गया क्या? ए, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल जो लैंड होल्डर्स है वो एलिजिबल नहीं है इस सपोर्ट के लिए। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। हमारा आंसर क्या आ गया? ए। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है? फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज जो मतलब कभी भी अपने बोरा बिस्तरा उठा के चल देते हैं। फर्स्ट है, फुटलूज इंडस्ट्रीज एंजॉय रिलेटिवली फ्री चॉइस ऑफ लोकेशन, बिल्कुल फ्री चॉइस है उनके पास। दीज इंडस्ट्रीज आर जनरली, याद रखना, नॉन पोल्यूटिंग होती है। ये पोल्यूटिंग नहीं, जनरली क्या होती है? ये इंडस्ट्रीज नॉन पोल्यूटिंग होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में हम पहले भी ये जो क्वेश्चन है ये करवा चुके हैं। ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 83 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है कि मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स इन ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेल जो वर्कर्स हैं फीमेल को आउट नंबर करते हैं हर तीनों सेक्टर्स में। द वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज ऑलवेज हायर इन एरियाज ऑफ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। की जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो हमेशा ज्यादा होता है जो जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहां पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 हमें क्या बोलता है? नेल्लोर, मैसूर, कोयम्बटूर, एलिपी, भिलवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन किसके लिए हैं? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये किसके लिए? मिक्का के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है, मिक्का के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट जगह है। और मिक्का मेनली कहाँ पे यूज होता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में मेनली यूज होता है। और मेनली ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जैसे कि नेल्लोर हो गया आंध्रा में, ठीक है, जयपुर एंड भिलवाड़ा हो गए, मैसूरू एंड हसन हो गए। मैसूरू एंड हसन कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। और भी बताया था ये जयपुर एंड भिलवाड़ा है, ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। उसके बाद कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, ये सारे कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद अलिप्पी, ये जो अलिप्पी बोल रखा है ये कहाँ पे? ये केरला में है। उसके बाद रत्नागिरी कहाँ पे है? रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। पुरुलिया बांकुरा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पुरुलिया एंड बांकुरा ये किसके लिए है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मिक्का के प्रोडक्शन के लिए। तो आंसर हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। शेल गैस के बारे में बताना। शेल गैस लाइक कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, शेल गैस इज ट्रैप्ड अंडर परमिएबल रॉक्स। देखो, अगर रॉक्स जो है वो परमिएबल होंगी तो वहाँ पे गैसेस कैसे रुक पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेनली रॉक्स क्या होती हैं? थोड़ी नॉन परमिएबल होती है, लो परमिएबल होती हैं, तभी वो जो गैस है वो क्या कर पाती है? वहाँ पे रुक पाती हैं।
तो ये क्वेश्चन होगा क्या हमारा रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि जो शेल गैस है मेनली लो परमेबल रॉक्स में ही रुक पाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस रिक्वायर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, की शेल गैस को निकालने के लिए एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो क्या है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है यूएसए इज एस्टिमेटेड टू हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट शेल रिजर्व, सबसे ज्यादा जो शेल रिजर्व है माना जाता है कि वो कहाँ पे है, शेल रिजर्व सबसे ज़्यादा माना जाता है कि अमेरिका में है। ऐसा नहीं है, क्या माना जाता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व है। कहाँ पे माना जाता है? चाइना में शेल गैस के रिजर्व सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यूएसए में, चाइना के बाद यूएसए में है, उसके बाद अर्जेंटीना में, उसके बाद मैक्सिको में है, ठीक है। और लेकिन अगर हम इनके टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें, अगर हम इनके टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें कि मतलब शेल गैस को प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रशिया, उसके बाद यूएसए, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रशिया, उसके बाद यूएसए, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में, फिर यूएसए में, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है रिलीजियस कंपोजिशन, ठीक है, पॉपुलेशन का। सबसे पहले बुद्धिस्ट अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट जो है वो लेस देन 1% पॉपुलेशन होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है मुस्लिम फॉर्म द मेजॉरिटी इन लक्षद्वीप, यस लक्षद्वीप में मेनली क्या होते हैं? मुस्लिम्स होते हैं। और क्रिश्चियंस फॉर्म द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रुप अमंग माइनॉरिटीज, बिल्कुल जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं। तो पहले कौन से होते हैं? मुस्लिम्स, पहले होते हैं मुस्लिम्स, फिर होते हैं क्रिश्चियंस, उसके बाद होते हैं हमारे सिक्स, उसके बाद होते हैं हमारे बुद्धिस्ट, उसके बाद होते हैं जैन, उसके बाद जोरोस्ट्रियन, ठीक है। ये मेनली 6 नेशनल माइनॉरिटीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में बताना है। द फर्स्ट स्टेज इज देयर इज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाई फर्टिलिटी तो होती है, साथ में हाई मोर्टेलिटी भी होती है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। सेकंड पे आते हैं, इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। लास्ट स्टेज में दोनों फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है, तो इसलिए पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दोनों ही चीजें, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगर आपने हमारी पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसके साथ साथ उसका भी आप फोर्थ लेक्चर अभी देख लेना। फिर आता तियानवें, न्यूज में क्यों है तियानवें। तो सबसे पहले है चाइना का मिशन है मार्स के लिए, तो क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट, चाइना मार्स जा रहा है उसके लिए है। और इसमें क्या है? एक लैंडर है, एक रोवर है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? सी। और तियानवें के बारे में सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। तियानवें का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस टू हेवन। क्या है इसका मतलब? क्वेश्चंस टू हेवन इसका मतलब है, ठीक है। और मेनली इसमें जो इसमें जो रोवर है उसका नाम है जुरोंग, इसमें जो रोवर है उसका नाम क्या है? जुरोंग। और ये जो जुरोंग रोवर है मेनली ये कहाँ पे उतरेगा? किस उस पे उतरेगा? याद रखना, यूटोपिया प्लेनेटिया पे उतरेगा। किस पे? यूटोपिया प्लेनेटिया पे ये जुरोंग जो है वो उतरेगा इन द सेंस मतलब सक्सेसफुल हो गया है, ये जो तियानवें है ये रोवर वहाँ पे सक्सेसफुली उतर गया है। क्या चाइना कौन सी कंट्री बनी है सक्सेसफुली उतारने वाली? थर्ड कंट्री बनी है। उससे पहले कौन कौन बन चुके हैं? यूएसए और रशिया पहले उस पर उतार चुके हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो यूटोपिया प्लेनेटिया है, ये जो जिजीरो जो वो है क्रेटर, उससे कितनी दूर है? 2000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2000 किलोमीटर दूर है। जिजीरो क्रेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे यूएस का एक रोवर है, परसिवरेंस रोवर, आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पे उतरा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे उतरा है। तो ये चीज इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा किसका? चाइना का मिशन। तो यूएई का भी एक मिशन है, किसके लिए? मार्स के लिए, वो उसका नाम क्या है? होप मार्स मिशन। क्या है? होप मार्स मिशन। और इंडिया का है मंगलयान। तो ये सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कौन सी जगह कहाँ पे पाई जाती है? अभी बताया था, देखो तलचर कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ हमारी कट गई, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि क्या है हमारी करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं कोरबा। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो कोरबा है वो कहाँ पे पाया जाता है? कोरबा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ना कि यहाँ पे, ठीक है, तो झारखंड में नहीं पाया जाता, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फिर आते हैं थर्ड, नेवैली, ठीक है, नेवैली कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु में ही पाया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और नामफुक कहाँ पे पाया जाता है? याद रखना, नामफुक कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल में पाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल में पाया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कोल माइंस कहाँ पे लोकेटेड है, और जो एनसीईआरटी में जगह दे रखी हैं वो तो आपको करनी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जाते हैं हम कोल रिजर्व्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? कोल रिजर्व्स के बारे में। कोल अकरेंस इन इंडिया आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द प्रेजेंट डे रिवर वैली। जो कोल का अकरेंस है इंडिया में वो मेनली प्रेजेंट डे रिवर वैली में, रिवर वैलीज में लोकेटेड है कोल के जो रिजर्व है। कैसा है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है कि कोल रिजर्व इंडिया में मेनली प्रेजेंट डे रिवर वैलीज में लोकेटेड है। सेकंड है गोंडवाना फॉर्मेशन मेकअप द मोस्ट ऑफ द टोटल रिजर्व इंडिया। बिल्कुल गोंडवाना फॉर्मेशन में मेनली टोटल रिजर्व पाए जाते हैं। थर्ड है रानीगंज इज लार्जेस्ट कोल फील्ड इन कंट्री। सबसे बड़ा कोल फील्ड
जो है वो रानीगंज है। तो याद रखना सबसे बड़ा कोल फील्ड रानीगंज नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो वो झरिया है। झरिया झारखंड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल फील्ड है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे क्या बोली जाती है उसके बारे में बताना है। जो सबसे पहले लदांग, लदांग याद रखना कहाँ पे पाई जाती है? लदांग मलेशिया में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? मलेशिया में बोली जाती है। मिल्पा, मिल्पा याद रखना कहाँ पे बोली जाती है? मैक्सिको में बोली जाती है। मैक्सिको या फिर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे बोली जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट होगी। और थर्ड है झुम, झुम कहाँ पे बोली जाती है? नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, अलग अलग नामों से जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन वो अलग अलग जगह से जानी जाती है। जैसे कि आप बात कर सकते हो, हमने देख ली तीन। चेन्ना, चेन्ना कहाँ पे बोली जाती है? श्रीलंका में बोली जाती है। श्रीलंका में चेन्ना बोली जाती है। उसके बाद आती है हुम्मा, हुम्मा ये कहाँ पे बोली जाती है? जावा में बोली जाती है। तमरई, तमरई कहाँ पे बोली जाती है? थाईलैंड में। ठीक है, उसके बाद तोंगा, तोंगा कहाँ बोली जाती है? बर्मा में। उसके बाद है पोडू, पोडू चासो, ये कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, ये सारी हैं। जो चिंगिन, चिंगिन ये कहाँ पे पाई जाती है? फिलीपींस में। तो ये सारी क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। वो हमने क्या कर लिए हैं? कर लिए हैं कंप्लीट। तो इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताना है। किसके बारे में? नॉन कन्वेंशनल के बारे में। तो जो देखो इसमें नेचुरल गैस कन्वेंशनल है, वेस्ट एंड एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, टाइड्स एंड वेव्स नॉन कन्वेंशनल है, फायरवुड्स क्या है? कन्वेंशनल है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है, फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी। ठीक है, तो हमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात करनी है। बिल्कुल आसान स्टेटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या बोलता है? हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बताना है कि कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग कॉटन इनटू यार्न, माइनिंग। देखो माइनिंग, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की सारी किस्में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। तो ये सेकेंडरी में नहीं आता है, तो फोर्थ नहीं आएगा। और फोर्थ नहीं आएगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा क्या? ये सारी चीजें किसमें लोकेटेड है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में मिलती है। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन सॉरी ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। वाइपर मिशन के बारे में बताना है। वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, पूरा ही डेफिनेशन में ही इसकी मतलब मिशन के बारे में बता दिया गया है। सबसे पहले इट इज लूनर मिशन जो डार्क साइड ऑफ मून पे लैंड करेगा। बिल्कुल सही है, वहां पे ही लैंड करेगा ये। और कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। इट इज मिशन लॉन्च बाई नासा, नासा इसको लॉन्च करेगा। ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है? इसमें मोबाइल रोबोट होगा और ये फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन होगा किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे। ठीक है, मेनली वाटर, जो भी आइस है, सरफेस ऑफ मून है, उन सबको स्टडी करेगा। ठीक है, और ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी? 100 अर्थ डेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। कहाँ पे लगाना है? वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो देखो ये गुआ जो है ना, याद रखना, ये गुआ है झारखंड में, रत्नागिरी है ये महाराष्ट्र में है, और फिर दुर्ग जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज जो है वो हमारा उड़ीसा में है। तो ये अलग अलग जगह हैं। तो अब वेस्ट टू ईस्ट हमें लगानी है। कहाँ लगानी है? वेस्ट टू ईस्ट लगानी है। तो ये होगी हमारी वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे देख लो अब कहाँ पे है वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 क्या बोलता है? हमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट के रीजन बताने हैं। लोग एकदम से क्लस्टर्ड क्यों हो जाते हैं? मतलब कहीं पे भी मतलब पॉपुलेशन की वहाँ पे क्लस्टर क्यों हो जाते हैं? फर्स्ट है सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस के कारण। बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी रीजंस के कारण होते हैं। वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी के कारण होते हैं। रफ टेरेन, देखो रफ टेरेन के कारण लोग क्लस्टर्ड सेटलमेंट नहीं बनाते, वहाँ पे तो डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। ठीक है, याद रखना वहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और थर्ड रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स। तो इन सब चीजों के कारण क्या होती है? क्लस्टर्ड सेटलमेंट बनती है, लेकिन रफ टेरेन के कारण डिस्पर्स सेटलमेंट बनती है। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। ये जो बेल्ट है इसने बोला है, ये जो बेल्ट है ये फेरस मेटल की है और बॉक्साइट की है, और इसमें हाई ग्रेड आयरन और पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है, और कोल्ड डिपॉजिट्स यहाँ पे नहीं पाए जाते एक्सेप्ट नेवेली लिग्नाइट। ठीक है, तो और यहाँ पे गुड डिपॉजिट है मोनाजाइट और थोरियम के कंट्री में। तो ये कौन सी जगह बताई जा रही है? तो याद रखना ये कौन सी है? साउथ वेस्ट बेल्ट बताई जा रही है। कौन सी बेल्ट बताई जा रही है? साउथ वेस्ट बेल्ट बताई जा रही है। मेनली मोनाजाइट जो सैंड है वो साउथ कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है, और मेनली केरला में थोरियम, मोनाजाइट और बॉक्साइट की क्ले, सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किस रीजन के बारे में बात चल रही है? साउथ वेस्ट के बारे में बात चल रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है नंबर ऑफ पीपल का जो कोई लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आती है हमारी इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन को अप्रोक्स 3/4 करते हैं। फिर आती है साइनो तिब्बतन, साइनो तिब्बतन को 0.85% करते हैं। द्रविडियन को 20% करते हैं, और जो ऑस्टेरिक है उसको कितने करते हैं? 1.38% करते हैं। तो देख लो सबसे ज्यादा किसको करते हैं? कौन सी लैंग्वेज है जिसको सबसे ज्यादा बोला जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? तो देख लो इसमें कौन सा है जो भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सबसे पहले आ गया 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1 और फिर आ गया 4। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या बोलता है सबसे लेटेस्ट में क्या चीज़ हुई है, तो लेटेस्ट में बतानी है। तो ये बॉर्डर रोड एस्टेब्लिशमेंट कब बनी, 1960 में बनी। कोंकण रेलवे कब बनी, 1998 में बनी। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी थोड़ी देर पहले बताया कब बनी, 1986 में बनी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड कब बनी, ये 1959 में बनी। तो सबसे लेटेस्ट इनमें कौन सी है, कोंकण रेलवे। तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, बी। तो इसी तरह से जो हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।